जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आखिरकार खरगोन दंगे पर कमलनाथ ने चुप्पी तोड़ दी, लेकिन दंगे के एक हफ्ते बाद जब कमलनाथ बोले तो उनका लहजा कड़क था। अब कमलनाथ के इस बयान से प्रदेश की सियासी आग भड़क उठी है। कमलनाथ ने सीधे सीधे कह दिया है कि दंगे बीजेपी के प्रायोजित प्रयोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कमलनाथ को दंगों पर प्रतिक्रिया देने में इतनी देर लगी? क्या कमलनाथ की ये सोची समझी रणनीति है या उनका बयान कांग्रेस में संगठन के स्तर पर तय की गई किसी रणनीति का हिस्सा है? इसे समझना फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, लिहाजा कमलनाथ फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं। जनता पार्टी का प्रायोजित करी हुई है। इन्होंने योजना बनाई है ध्यान मोड़ने की। आज आम जनता का ध्यान कैसे मोड़ा जाए, महंगाई से, बेरोजगारी से, तो ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार का वो उनका रवैया चल रहा है। बड़ी दुख की बात है। जैसे मैंने कहा कि ये सब हमारे संस्कृति से की विपरीत है और इसमें केवल एक जिले को नहीं, केवल एक प्रदेश को नहीं पर पूरे देश को खतरा है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है और कुछ नहीं बचा। जनता इनके साथ नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में पुलिस प्रशासन केंद्र के अधीन है, ऐसे में कांग्रेस हिंसा की घटनाओं के लिए बीजेपी को घेर रही है। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार कर रखी है। कमलनाथ के आरोपों पर भी बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को उसका इतिहास याद दिलाते हुए दंगों के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया है। ये देश का इतिहास कहता है, मध्य प्रदेश का इतिहास कहता है कि इस प्रकार के षड्यंत्र रचना, कैसे दंगे कराकर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर देश के अंदर पॉलिटिक्स करके चुनाव जीतना, ये कमलनाथ जी भी इसके एक्सपर्टाइज हैं। 84 के दंगे का आरोपी कौन है, जरा बताएं। आपके ऊपर क्यों ऐसे आरोप लगे? क्यों आप यही करते हैं? आपकी भावना ही यही रही हमेशा, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, आप तो वही देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने जब जब सत्ता प्राप्त की है तब तब दंगे करा के सत्ता प्राप्त करने का काम कांग्रेस ने किया है। इस समय देश में पूरी तरह से शांति, सुशासन और विकास का वातावरण है और कांग्रेस ये चाहती है कि ये वातावरण बिगड़े, तो जो शांति, सुशासन और विकास है इसमें बाधा आए, ये काम रुकें और उसका हम चुनाव में लाभ लें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस का फोकस चुनाव ही है। देर से आए कमलनाथ का बयान भी ये इशारा कर रहा है कि कांग्रेस अपने मकसद को लेकर आगे बढ़ रही है। शायद कांग्रेस इन दंगों के मुद्दों को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहती है ताकि इसका फायदा उसे न सिर्फ 2023 बल्कि 24 के चुनाव में भी मिले। लेकिन दंगे या सांप्रदायिक मुद्दे कब उल्टे पड़ जाएं, ये किसी से छिपा नहीं है। लिहाजा दोनों तरफ से सावधानी बराबर बढ़ती जा रही है। शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है दंगे पर सियासत। निश्चित तौर पर कुछ मसले ऐसे होते हैं जहां सियासत को रुकना चाहिए, थमना चाहिए, ठहरना चाहिए। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ मसले और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनके बारे में वो मिसरा शेर का बिल्कुल मुफीद होता है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। चाहे वो कोई मुल्क हो, कोई कौम हो, किसी मुल्क के बाशिंदे हों, अगर कोई गलती हो जाती है तो वो गलती की सज़ा बहुत लंबे समय तक व्यक्ति परेशान होता है। इसीलिए कई बार हम लोग जब अपने जीवन पर नज़र डालते हैं तो कई बार इस तरह की बातें भी उठती हैं कि हमारी पीढ़ी में उन्होंने एक गलती कर दी थी, एक मौका आया था, गंवा दिया उन्होंने, तो उसकी सज़ा हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। ऐसा होता है। लेकिन दंगा या विवाद, सांप्रदायिक विवाद एक ऐसा मसला है जिस पर सियासत का सिरा कहाँ तक जाता है, कहाँ तक लौटता है, कहाँ से वापस आता है। और जो सबसे चुनौतीपूर्ण बात इसमें नज़र आती है वो ये आती है कि जितना नफ़रत में डूबा हुआ ये विवाद होता है, इसके बाद होने वाली सियासत का सिरा भी कई बार उसी में डूबा हुआ और उतना ही भयानक और चौंकाने वाला नज़र आता है।
और आमतौर पर ऐसी घटना के बाद जब हम सब ये सोचते हैं कि अब घाव पर मलहम लगे, तो हम देखते हैं कि जो बयान और जो बातें सामने आती हैं वो इसको और पेचीदा और जटिल बनाती हैं। ठहरना चाहिए, थमना चाहिए। जो बात कही जाती है कि सबसे बड़ी चीज़ है मुल्क, देश, उस देश में रहने वाले लोग, और इन सब के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मनुष्यता, मानवता, ह्यूमैनिटी। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश के खरगोन में और देश के कुछ अन्य राज्यों में घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बाद दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जिस तरह की बयानबाजी जारी है, वो कई बार परेशान भी करती है और ये चिंता में भी डालती है कि आखिर अगर ये बहस इस तरह कड़वाहट की तरफ जाती चली गई तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि अब देश में उस तरह के राजनीतिक सुधारवादी अराजनीतिक चेहरे भी नहीं हैं जिनको आज़ादी के पहले आप गांधी कहते थे या आज़ादी के बाद जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे। ये इस तरह का कोई व्यक्तित्व अब नहीं है जिसकी जनता के बीच में गहरी साख हो और जिसका राजनीतिक दल पर भी असर और दबदबा हो, कि ऐसा कोई भी घटनाक्रम हो और उनका एक बयान आए और देश में लोग भी थम जाएं और राजनीतिक दल भी ठहर जाएं। बहरहाल, अतीत पर बात करने से बेहतर है कि वर्तमान और भविष्य की सोची जाए। चलिए, आज इसी अहम मसले पर एक बार फिर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सभी पैनलिस्ट से गुजारिश है कि मसला संजीदा है तो हम बहुत ठहर कर, थम कर और संभल कर बात करें। ये हम सब का दायित्व है और हमारा पैनल उसी मिजाज का पैनल है। सबसे पहले मिलिए दिनेश गुप्ता जी से, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पत्रकार, विचारक गोविंद मालू जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह ये मसला शुरू होता है बयानबाजी का, और अब कमलनाथ जी भी इसमें जिस तरह से सामने आए हैं, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई रणनीति इसको लेकर बना रही है या बना चुकी है और अब वो इसको एक पॉलिटिकल प्लैंक के तौर पर, एक राजनीतिक विषय के तौर पर भी शायद, जो आरंभ में वो झिझक रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो जाएं, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। कमलनाथ जी का आना यानी ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि अब तक उन्होंने अपने को इस मसले से, इस विषय पर हो रही बयानबाजी से दूर रखा था। कैसे देखते हैं आप? जी, जब भी भारतीय राजनीति का हम विश्लेषण करते हैं, खासतौर पर चुनावी मामलों में, तो दो चीज़ों पर विशेष जोर होता है। एक होता है जाति और दूसरा धर्म। जब धर्म की बात होती है तो फिर यही जो जिसको लेके विवाद है, उनको लेके भी आकलन होने लगता है कि किस वर्ग के वोट किसके पास ज़्यादा हैं और इसको कैसे पोलराइज किया जाए। तो जो 90 के दशक की जो राजनीति है वो जाति और धर्म की राजनीति के साथ शुरू हुई थी, जो आज भी उसको कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि वो रिलेवेंस वो दिखाई देता है, लेकिन उसका स्वरूप अब बदला है। जिस तरह से एकदम पूरी राजनीति बदली है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर है और कांग्रेस जो है एक संघर्ष कर रही है वापस उस अवस्था में आने के लिए। तो जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन बिठाने की कोशिश है जो हर राजनीतिक दल करता है। कि आपने यदि उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम हमने देखे कि वहाँ दलित वोट जिस तरह से वहाँ मायावती के हाथ से निकला है, तो बहुत सारे लोगों की नज़र है और ये मानते हैं कि हिंदी स्टेट में ये वर्ग जो है फिर मायावती से अलग होकर या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या कांग्रेस के पास वापस लौटेगा। फिर उसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन लगाए जाते हैं। तो एक जो कॉम्बिनेशन जो लगता है अपने को फौरी तौर पर कि कमलनाथ जी जो कोशिश कर रहे हैं वो एक सोशल इंजीनियरिंग, एक डिफरेंट टाइप की, उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन भी है और उसको भी वो ध्यान में रख रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट किस तरह का पड़ेगा। तो ये उनकी रणनीति का हिस्सा, जैसे देखा था हमने अन्य विपक्षी नेताओं ने भी बहुत सारे देश के, उन्होंने ये बताया है कि जो देश में जो स्थितियाँ हैं सांप्रदायिक दंगे की वो चिंताजनक हैं। उसी तरह की उसी कड़ी में ये कमलनाथ जी का भी बयान है जो कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है। धर्मपे साहब, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि दिल्ली में हुई बैठक से कमलनाथ जी के बयान के तार जुड़ते हैं कि प्रशांत किशोर जी की जो सोनिया जी के साथ बैठक हुई है और माना ये गया है कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं 2024 के लिए
और जिनको लेकर ये भी जो रिपोर्ट्स मीडिया की हैं, मैं नहीं कहता कितनी कंफर्म्ड हैं, लेकिन वो ये रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 1 सप्ताह के भीतर एक कमेटी बनाने की बात भी सोनिया जी ने कही है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हर चीज़ का जवाब मजबूती से दीजिए, बैकफुट पर मत जाइए, चाहे वो मसला किसी से भी जुड़ा हो, किसी भी विषय से, किसी भी चीज़ से जुड़ा हो, लेकिन आप आगे आइए। और चर्चा तो ये भी रही, खैर वो अलग विषय है, कि प्रशांत किशोर जी को भी ऑफर दिया गया कांग्रेस में आने का। बहरहाल आप किस तरह देखते हैं पूरे मसले को, और मध्य प्रदेश की तरफ ही हम केंद्रित रहें तो बेहतर है। जी देखिए सूरज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है और सभी लोग इस बात का लोहा मानते हैं। आप जो कह रहे हैं उससे ना इनकार कर सकता हूँ ना स्वीकार कर सकता हूँ। दिल्ली की लेवल की चर्चा कहाँ हुई, क्या था, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कमलनाथ जी ना बहुत ज्यादा किसी की सलाह के मोहताज रहते हैं और ना बैकफुट पर रहते हैं। कमलनाथ जी एक वो राष्ट्रीय नेता हैं जिनकी अपनी सोच है, लोग उनसे सलाह लेने आते हैं, उनसे पूछने आते हैं क्या करना है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला ना। जब उन्होंने आकलन कर लिया इस बात का, जो हालात बने हैं खरगोन के अंदर, वो खरगोन के हालात के बाद दूसरे की जो कार्रवाई हुई है वो सब देखने में आई है। आप देखिए यूपी में 885 जगह पर कोई हुआ था रामनवमी के दिन, स्वागत हुआ, एक भी कहीं पर, जबकि उत्तर प्रदेश तो दंगों के लिए बदनाम रहा है, कहीं कोई ईंट का पत्थर भी नहीं उठा, कोई घटना नहीं हुई। इसके बाद चूंकि हालात मध्य प्रदेश का, गुजरात और जगह पर चुनाव होने की स्थिति है तो माहौल बनाने की आवश्यकता है। खरगोन में जो घटना हुई, दोषी कौन है अभी जांच का विषय है, हम नहीं मानते कि दोषी कौन है, लेकिन आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण ये बताएं कि कौन कम्युनिटी का जिम्मेदार है, तो उसके 1 हफ्ता के बाद ही हनुमान जयंती पर भोपाल में जिस तरह से फूलों से स्वागत किया गया, कलियां बिखेरी गई, गुलाब उड़ाए गए, तो आप समझ सकते हैं कि वो पूरी जाति तो बदनाम नहीं हो सकती ना, दंगा कराने वाली बात तो नहीं हो सकती ना। अगर सबके मन में कहीं होता तो कहीं तो नफरत के बीज होते, लेकिन यहाँ तो आपने खुद देखा होगा इतना अच्छा मौजू मैंने भी इससे पहले नहीं देखा कि हनुमान जयंती का जुलूस जा रहा है, हमारे अल्पसंख्यक भाई फूल बरसा रहे हैं, तो मतलब जाति नहीं है बदनाम, योजनाएं बदनाम है। तो अगर खरगोन में कहीं कुछ इस तरह का हुआ है तो क्या प्रशासन सोता रहा, क्या पुलिस सोती रही, क्या परिस्थिति थी कि जो दिल्ली के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता है कपिल मिश्रा, वो वहां पर घूमते रहे, क्या करते रहे, जो हालात बने, तो उसका जो राजनीतिक तौर पर जो आज लब्बो लबाब निकल के आया, कमलनाथ जी ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध तरीके से घटनाएं होती हैं। ये भी मैं कह रहा हूं कि सही है, ये गलत नहीं है, उन्होंने ठीक कहा है। इस सब के बाद देखिए, आपने एक बहुत लंबे अरसे से देखा है, हम लोग भी देखते आ रहे हैं आपके साथ में, जब जब ध्रुवीकरण होता है तो फायदा किसको होता है, जब जब अलगाववाद पैदा होता है फायदा किसको होता है, जब तक सांप्रदायिक सद्भाव फैलते बिगड़ता है तो फायदा किसको होता है, एक संख्या बढ़ जाती है दोस्तों में और कम कम रह जाती है, ज्यादा रह जाती है, और हम लोगों को ठप्पा लगाकर एक किनारे पर खड़ा कर दिया जाता है, हम लोग उनके हिफायती है। तो मेरा ये कहना है कि बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के नाम पर क्या हो रहा है, क्या विकास है, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज चार पर हिंसा बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, कौन सी घटनाएं नहीं हो रही, लेकिन आपने देखिए हालात कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए आदरणीय कमलनाथ जी की बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, उन्होंने जो कुछ कहा है सही कहा है और निर्णय उनका अपना सही है। गोविंद जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं? कांग्रेस साफ तौर पर ये आरोप भी लगा रही है या अप्रेंटली ये इशारा भी कर रही है कि आप महंगाई और तमाम उन दूसरे मसलों पर जो आवाम से सीधे तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं उन पर ध्यान देने के बजाय आप कुछ ऐसी घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पीछे ऐसे कोई कारण नहीं है। आप किस तरह देखते हैं कमलनाथ जी के बयान को, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सीनियर लीडर जेपी धनोपिया साहब के इस स्टेटमेंट को जो इस डिबेट में उन्होंने कुछ ही क्षण पहले दिया? जी गोविंद जी। जी गोविंद जी। शरद जी, मुझे तो कांग्रेस की अपरिपक्वता पर और बचकानापन पर हंसी आती है कि ये चुनावी लाभ लेने के लिए दंगे कराए जाते हैं। हम पत्थर दे के आए, जिन्होंने पत्थर फेंके, हम पेट्रोल बम दे के आए, और मध्य प्रदेश में हुई तो फिर राजस्थान में क्यों हुई और झारखंड में क्यों हुई और गुजरात में क्यों हुई? देखिए, ये राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों को इतना पनीला करके नया डिस्कोर्स पैदा करने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, ये इनकी हताशा का परिणाम है। ये किस तरह से नरसंहार हुआ, पहले एक जाति विशेष को समाप्त करने के प्रयास हुए, कश्मीर में हमने देखा, केरल में क्या चल रहा है, इस पर इनका कोई बयान नहीं आता। इस पर इसका बयान नहीं आता है कि मथुरा में क्यों राधा कृष्ण मंदिर में जाकर कोई नमाज पढ़ता है और उसके बाद भी सौहार्द और शांति बनी रहती है, इसके बारे में ये नहीं कहते हैं। और फिर भोपाल में जब जुलूस निकला
तो उसके लिए श्रेय अपने आप को देते हैं। ये मध्य प्रदेश की सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की नीति है, और लॉ एंड ऑर्डर की नीति का परिणाम है कि हनुमान जयंती पर उनको ये बताना पड़ा कुछ तत्वों से। मैं सब पूरी कौम को आरोपित नहीं करता, मैं कहता हूँ कुछ सिर फिरे लोग, कुछ ऐसे पाक परस्त लोग, सीधा मेरा कहना है, या जो इस्लामी आतंकवाद को प्रश्रय देना चाहते हैं, उनको प्रोवोकेट करने का काम कांग्रेस कर रही है, और अपने वोट बैंक को संभालने का काम कांग्रेस कर रही है। पूरे विश्व में जो स्थितियां हैं वो भारत उससे अछूता है, क्योंकि आज इस 2014 के पहले जब 50-60 साल तक कांग्रेस का अनेक राज्यों में राज रहा, केंद्र में रहा, तब भागलपुर क्यों हुआ, भिवंडी क्यों हुआ, अलीगढ़ क्यों हुआ, मेरठ क्यों हुआ, मुरादाबाद क्यों हुआ, या सूरत और अहमदाबाद में लगातार हर साल दंगे क्यों होते थे, इंदौर में लगातार दंगे क्यों होते थे? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। इसलिए हम सौहार्द से रहते हैं, सर्वधर्म समभाव में भरोसा है, हमारी सरकार का भी है, हमारी पार्टी का भी है, और इस देश के बहुसंख्यक समुदाय का भी है, और वो सभी की इज्जत करना जानता है। लेकिन कोई उसको छेड़ेगा तो क्या होगा? पलायन कौन कर रहा है वहाँ खरगोन में, इस बात पर चलिए नजर नहीं है। मैं लौटता हूँ दूसरे राउंड की चिंता तरफ। करनी चाहिए जी। कि कश्मीर जैसे हालत एक छोटे से मोहल्ले में पैदा किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसको वस्तुनिष्ठता के साथ देखा जाना चाहिए। कोई नए डिस्कोर्स में जनता आपके घापे में आने वाली नहीं है। आपको उन लोगों को कंडेम करना चाहिए जिन लोगों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, शांत जुलूस पर पथराव किया, मैं और लौटता हूँ, रामनवमी लौटता पर हूँ गोविंद पूजा जी, न करने लौटता हूँ जेएनयू में आपकी भी तरफ। कौन लोग हैं जी। ये वही लोग हैं दिनेश जी। जो भारत के टुकड़े टुकड़े दिनेश जी, करने का जिस दुस्साहस तरह जिन्होंने गोविंद किया, और मालू कांग्रेस जी ने अपनी गड़बड़ियां बात की कह उनके रहे साथ। हैं, क्या आप इस डिस्कोर्स के सिरों को देखते हैं? दोनों ही दल आज से नहीं, बहुत पहले से एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि दंगों की कोई ना कोई, या सांप्रदायिक विवाद का कोई ना कोई सिरा उनसे जुड़ता है। बड़ा गंभीर आरोप है कांग्रेस का बीजेपी पर, बीजेपी का कांग्रेस पर। अगर वो राजनीतिक दल जिनके हाथ में शासन संचालन की बागडोर है, उन पर इस तरह के आरोप लगाना, मैं कहता हूं कि भले ही ये सियासी है, लेकिन सियासी भी है तो जनता के मन में संदेह पैदा करता है। जनता ये जानना चाहती है कि भाई सच्चाई क्या है, क्या हुआ खरगोन में, क्या हुआ, क्या समस्या उत्पन्न हुई। और ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस पर कि आपने कभी भी इन सारी चीज़ों को, किस तरह आप देखते हैं कि क्या वाकई ये सांप्रदायिक या कम्युनल टेंशन एक पॉलिटिकल माइलेज का एक बड़ा जरिया बनते हैं? नहीं शरद जी, इन दिनों बनते जा रहे हैं, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं। यदि आप 92 का सबसे बड़ा घटनाक्रम देखेंगे ना, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को लेकर जब विवाद हुआ था, उसके बाद भोपाल और उज्जैन जैसे में सबसे गंभीर जो है यहाँ हालात हुए थे, तो उसके बाद के जो चुनाव थे, उन चुनाव के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आए थे, जबकि उनकी सरकारें गई मध्य थी। प्रदेश में भी सरकार गिरी थी, लेकिन पटवा जी जो है फिर वापसी नहीं कर पाए थे। वापसी नहीं कर पाए थे। तो ये कहीं ना कहीं वोटर भी चीज़ों को समझता है कि हमारा जो विरोध है धर्म को लेके, या हमारा जो भी एक पॉलिटिकल स्टैंड है, वो किस हद तक होना चाहिए। क्या इस हद तक होना चाहिए कि कानून व्यवस्था खराब हो, लोग मरें, ये जो है ये भी सोचते हैं। लेकिन अब जिस तरह का हम देख रहे हैं ना, सभी जगह पूरे देश में ये एक माहौल सा बन गया है, तो ये एक फेज है भारतीय राजनीति का, एक जो फेज जो हम देख रहे हैं, ये भी शायद आने वाले दिनों में बदलेगा। क्योंकि जो स्थितियां हैं हमारे, कहीं ना कहीं 1947 में जब हम आज़ाद हुए, भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए, उसके बुनियाद में भी दंगे थे। तो इनसे कहीं ना कहीं यदि 75 साल में नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारी राजनीतिक प्रणाली ज़्यादा दोषी है। अन्यथा जो है अभी तक देश में सौहार्द और सद्भाव कायम हो गया होता। धनुप्रिया जी, ये बड़ा सवाल है, और ये बड़ा सवाल एक बड़े फलक का भी सवाल है कि आप देश को बड़ा मानते हैं तो निश्चित तौर पर आप कई संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठते हैं, और उठना ही चाहिए। लेकिन राजनीति को लेकर ये परसेप्शन सब तरफ बन चुका है कि राजनेता या राजनीतिक दल इसमें कहीं उलझ कर रह जाते हैं, और वो बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है वो इसी पर केंद्रित हो जाता है कि इसका राजनीतिक लाभ कैसे मिले। जो भी घटनाएं इस समय मध्य प्रदेश में खरगोन में घटी हैं, कम से कम वो राजनीति के निर्मम सिरे की तरफ तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए।
और चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उन्हें मिलकर एक शांति बहाली और उसी के साथ दोनों जो समुदाय या गुटों के लोग हैं उनके बीच में भी आपस में एक सौहार्द बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाना चाहिए, लेकिन दिखता ऐसा नहीं है। धनोपिया जी, सूरज जी, बहुत सही बात कही है आपने कि आम जनता अभी महसूस करने लगी कि राजनीतिकों की राजनीति के किस्से सुनने में आते हैं, लोगों का विश्वास खत्म होता जाता है। पहले कोई बड़ा नेता अगर एक आह्वान करता था, चाहे विपक्षी हो चाहे सत्ता दल का हो, तो बहुत से लोग, लाखों लोग उनकी बात को मानकर आगे उस पर निर्णय लेते थे। आज कोई किसी की बात सुनता नहीं है, मानता नहीं है, क्योंकि लोगों ने मान लिया है कि राजनीति मौका परस्ती हो गई है। मौका परस्ती के कारण हर आदमी अपने अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए अपने हिसाब से काम करता है। मैं इस बात से बिल्कुल साफ कहता हूँ कि बात सही है, आने वाले समय राजनीतिज्ञों के लिए और संकटी खड़ी होगी। बहुत विश्वसनीयता के लिए बहुत कड़ी परीक्षाएं देना पड़ेगी, लोग अग्नि परीक्षाएं देना पड़ेगी। लोगों के स्वार्थ और राजनीति और देशभक्ति की बातों को स्पष्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हम पहले देशभक्त हैं, हम देश में पैदा हुए हैं, उसके बाद जातियां आती है, उसके बाद धर्म आते हैं। ये सारी बातें अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आदरणीय मालू जी बोल रहे थे कि साहब यहाँ दंगे हुए, वहां दंगे हुए और भोपाल में कुछ नहीं हुआ। वहां देखिए सब प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अच्छी थी। आपके पत्रकारिता जगत के बहुत जाने माने बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आदरणीय रज्जा सिंह हरदनिया जी, उन्होंने साफ कहा है कि डॉक्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा जी जब चीफ मिनिस्टर होते थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कहीं पर भी कोई दंगे नहीं हो पाएंगे। उसका उदाहरण आदरणीय दिग्विजय सिंह जी 10 साल रहे, एक दंगा नहीं हुआ। और उसका उदाहरण आदरणीय शिवराज सिंह जी है, 17 साल में कम से कम 1700 जगह से दंगे हो चुके हैं। और इस बात की पुष्टि आदरणीय मालू जी ने करी है कि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त थी तो भोपाल में कुछ नहीं हुआ, बाकी जगह पे नहीं हुआ। तो साफ लगता है कि जब हमारा घोड़सवारी ठीक नहीं है तो घोड़ा क्या ढंग से चलाएगा। प्रशासनिक व्यवस्था है, सारे लोगों के साथ दोस्ती, याराना, भ्रष्टाचार में हिस्से बांटे, इन सब से एक माहौल इतना बिगड़ चुका है कि अब वो कासावट नहीं रहेगी प्रशासन पर या पुलिस तंत्र पर को हो पाए। और इसी का परिणाम है, ऐसी घटनाएं होती हैं, समाज के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। आने वाले समाज पे, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के लोगों को भी आने वाले समय में बहुत अच्छा नहीं मिलने वाला है। जो हालात आज चल रहे हैं, हर जगह दंगा। चलिए मैं गोविंद जी की प्रतिक्रिया लेता हूं इस पर। गोविंद जी, धनोपिया जी आरोप लगा रहे हैं कि धनोपिया जी, आप बोलिए। किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपकी, आप जनता की आंखों में झोंक रहे हैं। लगता है देखिए, दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल यहाँ मिले, सिमी का नेटवर्क पनपा, झिरन्या का हथियार कांड हुआ और लकड़ी की आपके चाबी बनकर पार्टी मालूम के की, पार्षद आपके आर जेल से खान लोग भाग गए थे, पर लकड़ी कैसे की चाबी बनकर- हथियार सुन लीजिए कांड के धनोपिया साहब, सुन आरोपी लीजिए, थे। आपका उत्तर आपकी उन्होंने पार्टी बहुत के शांति से पार्षद सुना थे है और जी। उसके बाद गोधरा से उनका कनेक्शन जुड़ा। देखिए देखिए धनोपिया जी, ये जो वोट बैंक की राजनीति और जिस ढंग से आपने यहाँ पर आतंक के अड्डों को पनपाने की कोशिश की है केवल अपने वोट बैंक के लिए मध्य प्रदेश में, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो बहुत ही सौहार्द से रहना चाहती, आपके झांसे में नहीं आई है। और वो वर्ग भी जिसके वोट आपको चाहिए, उनमें से भी जो समझदार लोग हैं वो आपके झांसे में नहीं आए हैं। इसलिए यहाँ पर आपसी सामंजस्य, सहयोग और सौहार्द बना रहा है। आपने तो बहुत कोशिश की, कैसा झिरन्या के हथियार कांड हुआ, खंडवा में लश्कर तैयबा के लोग मिले, क्या मध्य प्रदेश को शांति के टापू से आपने आतंक के टापू में बदलने की कोई कमी नहीं की। इसीलिए 2003 में आपकी भारी पराजय हुई। ये भी एक मुद्दा था बिजली, सड़क, पानी के अलावा कि आपने मध्य प्रदेश में वोट बैंक की राजनीति के तहत आतंक की यहाँ पर एक मरुभूमि तैयार की और एक ऐसा यहाँ पर उर्वरा भूमि दी उनको ताकि ये वो यहाँ शांति से रहकर और अपना काम पूरे देश में विखंडन और वितंडावाद चला सकें। अनुज जी 17 साल से सत्ता में हैं, आप 18 साल से, आपने क्या किया? आपने बताइए, आपने क्या रोक दिया? सारी चीजें रिपीट हो रही हैं तो कहाँ से आ रही हैं? किसने 47 का माजरा देखिए, 47 का मंजर पूछिए, सफल रहे आप लोग। 47 का मंजर पूछिए। पुराने जब पंजाब में तो सेना भेजी जाती, उगाड़ने की लेकिन जहाँ कोशिश पर कर रहे हैं। दंगे जो कश्मीर में जिस तरह से काट मार हुई, वहाँ आपकी सरकारों ने कुछ नहीं किया। रोकने में क्या किया? आपने कदम बताइए। सर, अब क्या करने वाले हैं आप दोनों? सरकारों में दंगे जनता ये जानना चाहती है कि आप दोनों अब क्या करने वाले हैं। देखिए, जो हो गया 1947 में, जो इसके पहले हो गया, कोई भी सरकार वो हो गया। गोविंद जी, नहीं चला और सकती। बाकी बातें बाद में, हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए गोविंद जी, देखिए काम नहीं करेंगे। देखिए शरद जी, अपनी जगह, वोट अपनी जगह पे। भारत में किसी भी
विदेशी साजिश की कोई जगह नहीं है, किसी भी तरह के धार्मिक आतंकवाद की कोई जगह नहीं है भारत में, और न रहेगी, चाहे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो। सुन लीजिए धनोपिया जी, सुन लीजिए धनोपिया जी, चाहे सुन वो लीजिए। रोहिंग्याज हो। देखिए म्यांमार में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, या तालिबानी संस्कृति को पनपने नहीं दिया जाएगा भारत में। अब वो जमाने निकल गए, अब इस देश के नागरिक भी जागरूक हैं, सरकार भी सतर्क है, और विपक्ष को भी सतर्क कर दिया गया है कि अब हाफिज सईद जैसे लोग भारत में नहीं पनप सकते। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, भारत में नहीं बहुत पैदा शुक्रिया, होंगे, बहुत वो न शुक्रिया। पनप पाएंगे। बड़ा बड़ा सवाल यही है कि जो बात हम आरंभ से कह रहे हैं कि देश सबसे बड़ा है, देश सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी के लिए ये बात है कि जिस देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, इतना अनाज का भंडार हमारे पास है, और इसमें जाहिर तौर पर इस विशाल देश की 135 करोड़ जनता का योगदान है, और इस जनता में सभी शामिल हैं, और यही हमारी ताकत है। निश्चित तौर पर जब हमारे अपने घर में कुछ चुनौतियां होती हैं तो बाहर बैठे लोगों को भी उसमें दखल करने का मौका मिलता है, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हों या दुनिया के चौधरी माने जाने वाले मुल्क हों, और वो हमें सलाह देते हैं कि आपके यहाँ ये घटनाक्रम हो रहा है, मानवाधिकार की बात है, माइनॉरिटी की बात है, और ये वही चीज़ है कि जब हम अलाउ करते हैं इन चीज़ों को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, और यही वजह है कि पक्ष और विपक्ष के बीच एक बेहतर सामंजस्य भी इसमें दिखना चाहिए। ये वक्त है कि जब कांग्रेस और बीजेपी के मजबूत प्रतिनिधिमंडल, जिसमें दोनों ही दलों के सशक्त नेता शामिल हों, टॉप लीडर शामिल हों, वो खरगोन जाएं और वहाँ पीड़ितों से मिलें। और यही बिल्कुल सही समय है, जिस बात को हम बार बार दोहरा रहे हैं, कि दोनों ही जो समुदाय हैं उनके धर्मगुरु और उनके प्रमुख लीडर्स, उन लोगों की पहचान करें जो कहीं ना कहीं इस अमन के सामने चुनौती बनते हैं। चाहे वो खरगोन में छतों पर पत्थर इकट्ठा करने वाले लोग थे, कौन लोग हैं ये, और क्या ये एक मछली सारे तालाब को गंदा करने वाली मिसाल नहीं है? और फिर इसके बाद जिस तरह से बयानबाजी का सिरा तमाम मर्यादाओं को लांघ कर चुनौती बनता है मानवता के सामने, क्या वो उचित है? और कल कोई चौधरी मुल्क जब ये कहेगा कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, तो उस समय हमें कैसा लगेगा? बेहतर यही है कि हम इस मसले को निपटाएं, चुनाव लड़िए, अपनी ताकत पर लड़िए, अपनी स्ट्रेंथ पर लड़िए, लेकिन भारत का सर ऊंचा रखिए, और भारत में रहने वाले नागरिकों को पूरी सुरक्षा मिलती रहे, जैसा मालू जी ने आश्वस्त किया, और जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार है, यही सबसे बड़ा एक संरक्षण है भारत की जनता के लिए भी, और भारत के लोग भी बहुत बेहतर तरीके से साथ रहने का मंजर, सबब, कारण बहुत अच्छे से समझते हैं। बस उनको ठीक से गाइड करना हमारे राजनेताओं का काम है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, दिनेश जी, धनोपिया साहब और गोविंद मालू जी, नमस्कार।